नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आई हूँ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप चाहे हिंदी जिस भी लैंग्वेज के हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जो यूपीएससी में आएंगे इस बार। और वो करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस साल की कई बड़ी घटनाओं में से एक हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली करंट जो है वो हमारी विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी के बारे में है। इसमें जो है स्टाइरिन गैस रिलीज़ हुई थी। कहाँ से रिलीज़ हुई है? एलजी पॉलीमर प्लांट से। वो स्थित है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। द प्लांट वॉज लोकेटेड अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्टल सिटी ऑफ विजाग। द चेंजेस इन टेम्परेचर इनसाइड अ स्टोरेज टैंक रिजल्टेड इन द लीक। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी हुआ क्यों। ये इसलिए हुआ था क्योंकि लॉकडाउन के बाद में जब इस प्लांट को स्टार्ट किया जा रहा था, तो अचानक से तापमान के बदलाव की वजह से ये जो स्टाइरिन गैस है ये निकलना शुरू हो गई, इसका रिसाव प्रारंभ हो गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुर गांव में एलजी पॉलीमर्स के गैस का रिसाव हुआ, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे गांव, आसपास के 5 गांव 6 गांव, जो बहुत सारे गांव थे, वो चपेट में आ गए। और इसकी वजह थी कि स्टोरेज टैंक में तापमान का बदलाव हुआ। और इस घटना ने हमें अभी से 36 साल पहले जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यानी भोपाल में जो गैस रिसाव कांड हुआ था, उसकी याद दिला दी। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वाली करंट में इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो लर्न करना है। पहला है स्टाइरिन गैस। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज़ हुई, कौन से प्लांट से, उस प्लांट का क्या नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। उसका नाम था एलजी पॉलीमर प्लांट, जो स्थित है कहाँ पर। तो सबसे पहले इसका वो गांव याद कर लीजिए, आर वेंकटपुर। ठीक है, आर वेंकटपुर गांव है। वेंकटपुर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखे दे रही हूँ, आर वेंकटपुर गांव, जो कि स्थित है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ये लोकेटेड है 15 किलोमीटर कोस्टल सिटी ऑफ विजाग शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए हिंदू ने जो अपने न्यूज़ प्रकाशित की है अपनी हेडलाइन में, वो ये की है कि विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी की जगह पर उन्होंने कहा है विजाग गैस लीक ट्रेजेडी। ठीक है, तो विजाग गैस लीक ट्रेजेडी और विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी एक ही है, आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और ये रिसाव हुआ क्यों, मैंने अभी आपको बताया था कि तापमान के बदलाव के कारण ये रिसाव शुरू हो गया। आगे देखते हैं स्टाइरिन गैस के बारे में। About styrene gas. Styrene is a chemical compound that has been identified as neurotoxin. It is also known as ethyl benzene, vinyl benzene and phenylephrine. The chemical formula of styrene gas is C6H5CH2. Styrene gas is a byproduct of highly flammable raw material styrene. स्टाइरिन एक केमिकल कंपाउंड है, हम सब ने पढ़ा होगा केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं केमिस्ट्री में। वो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको एक न्यूरोटॉक्सिन माना जाता है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब है ये हमारे शरीर में जा कर के जो हमारी नर्व्स हैं उन सभी को उस पर एक टॉक्सिन का काम करती है। उसके बाद में इसके दूसरे नाम जो और हैं वो हैं इथाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन एंड फिनाइलेफ्रिन। ये तीनों इसी के नाम हैं, यानी स्टाइरिन गैस को हम इन नामों से भी जानते हैं। और इसका जो केमिकल सूत्र है वो है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये स्टाइरिन गैस बनती कैसे है? स्टाइरिन गैस बनती है, जो स्टाइरिन होता है उसको जलाने के बाद में ये स्टाइरिन गैस उसमें से रिलीज़ होती है। अब आगे जानते हैं स्टाइरिन गैस का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। पहली बात तो ये एक जहरीली गैस होती है, पॉइजनस इन नेचर होती है। स्टाइरिन गैस इज़ अ कलरलेस, इसका अपना कोई कलर नहीं होता है और इसकी कोई सुगंध भी नहीं होती है। इट इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस कंपाउंड। अब देखें ये हमारे सेहत पर क्या असर डालती है। स्टाइरिन गैस अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करती है। इट कॉजेज चेस्ट कंजेशन, सीने में जकड़न महसूस होती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगना, छींक आना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं कि हमने स्टाइरिन गैस को इनहेल कर लिया है। इट स्लोली पैरालाइजेज द लंग मसल्स कॉजिंग कंप्लीट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। दिस लीड्स टू डेथ ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्रीविएशन। ये जो गैस है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करती है, जिससे धीरे धीरे जो हमारे लंग्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और अगर हम लगातार स्टाइरिन गैस से एक्सपोज होते रहे तो 10 मिनट के अंदर मृत्यु हो सकती है। अगर हम इससे थोड़ी देर के लिए एक्सपोज हो जाएं तो आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। अगर ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज हो जाएं तो इसमें डेथ हो सकती है और कोमा में भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अपना अगला करंट।
अगला करंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने। एक्सरसाइज टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड, विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको वापस अपने देश लाने के लिए वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। The government of India has launched its biggest ever evacuation exercise named Vande Bharat Mission. In this exercise, the government bring back nearly 15,000 Indian nationals stranded abroad due to coronavirus lockdown. जो ये वंदे भारत मिशन है ये क्यों चलाया गया है? ये इसलिए चलाया गया है क्योंकि जो 15,000 से ज़्यादा भारत के लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और वो वहाँ पर फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। उनको वापस अपने देश लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन चलाया गया है। आगे देखते हैं। अंडर द मिशन टू बी अंडरटेकन इन अ फेज्ड मैनर, द गवर्नमेंट विल ऑपरेट 64 फ्लाइट्स। 64 फ्लाइट्स सरकार चलाएगी 7 मई से लेकर के 13 मई 2020 तक, ताकि जितने भी भारतीय 12 देशों में फंसे हुए हैं उनको बाहर लाया जा सके, उनको भारत वापस लाया जा सके। ठीक है, तो उसमें से हम देखते हैं कि ये 64 फ्लाइट्स कहाँ कहाँ जाएंगी। जो 10 फ्लाइट है वो यूएई से लेके आएंगी, 2 फ्रॉम कतर, 5 फ्रॉम सऊदी अरेबिया, 7 फ्रॉम यूके, 5 फ्रॉम सिंगापुर एंड 7 फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, 5 फ्रॉम फिलीपींस, 7 from Bangladesh, 2 from Bahrain, 7 from Malaysia, 5 from Kuwait and 2 flights from Oman। ठीक है, अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कब से कब तक, 7 मई से लेकर के 13 मई तक ये मिशन चलाया जाएगा, जिसमें 64 फ्लाइट्स इंक्लूडेड होंगी जो 12 देशों में फंसे हुए भारतीय यात्रियों को बाहर निकाल कर लाएंगी। आगे देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट IC, जिसको हम IC भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इट इज़ हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया 7 मई से लेकर के 13 मई तक ये जो मिशन है ये चलाया जाएगा, जिसमें 64 फ्लाइट्स जाएंगी 12 कंट्रीज़ में फंसे हुए भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए। एंड उसके बाद में जो इस वाले जो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द नेम ऑफ द मिनिस्टर इज़, उस मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है, मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो मिड डे मील राशन को प्रोवाइड कराएगा। Madhya Pradesh has become the first state in the country to provide midday meal ration. Distribution of midday meal ration with the help of Anganwadi workers, panchayat representatives and local teachers was taken in sending ration to the students at their home after the school closing in April. मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसने ये कदम उठाया है कि वो अपने यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक जो है मिड डे मील का राशन पहुँचाएगी। और वो किसकी मदद से पहुँचाएगी? आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव से, और वहाँ के जो लोकल टीचर्स हैं जो बच्चों के घरों के पास रहते हैं, वो लोग वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनको राशन दे के आएंगे, क्योंकि जो स्कूल ना खुलने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उन तक राशन नहीं पहुँच पा रहा है। To provide midday meal to school children in the corona outbreak, an amount of rupees 117 crore had been transferred online in the bank account of the parents of 66,27,000 students of primary and secondary school by the state government. टू प्रोवाइड मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन इन द कोरोना आउटब्रेक, इन बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं उन बच्चों के माता पिता के अकाउंट में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन स्कूल के बच्चों की संख्या लगभग 66,27,000 है। अंडर डोर टू डोर मिड डे मील स्कीम, राशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू 56,87,000 चिल्ड्रन। जो 66,27,000 बच्चे हैं, उसके अलावा अगर घर घर राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाए तो सरकार ने अभी तक 56,87,000 बच्चों के घरों में घर जा कर के राशन पहुंचाया है। अब आगे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन। क्या तो इसमें देख लें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है कि
जो इस करंट में इम्पॉर्टेंट है वो है रुपीज़ 117 करोड़ 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए हैं कितने बच्चों के पेरेंट्स के खाते में 66,27,000। ठीक है, और डोर टू डोर स्कीम से कितने लोगों तक राशन पहुंचा है 56,87,000 बच्चों के घर। आगे देखते हैं अपनी दूसरी करंट। UNEP extend actress दिया मिर्ज़ा टर्म एज गुडविल एम्बेसडर टिल 2022। UNEP का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP इट इज़ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इसकी स्थापना हुई थी जब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन चल रहा था, तब उसके स्वरूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी 5 जून 1947। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1947 में। कहाँ पर हुई थी, जिनेवा में हुई थी। और इसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आज के 47 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने क्या किया है, इसने अपना जो यहाँ पर इनकी भारत में गुडविल एम्बेसडर हैं, अपनी एम्बेसडर जिनका नाम है दिया मिर्ज़ा, उनका जो पीरियड है उनको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है कि वो 2 साल तक इनकी एम्बेसडर आगे और बनी रहेंगी। चलिए अब अपनी करंट की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड इन्वायरमेंटलिस्ट दिया मिर्ज़ा एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टिल 2022। 2022 तक इनका UNEP ने टर्म एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है टर्म को। द एक्ट्रेस इज़ ऑल्सो द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। As a Goodwill Ambassador, Mirza will continue to work with the UN to further spread the message on key areas including clean air, clean sea, wildlife protection and climate change. तो अब जानते हैं इस न्यूज़ को हिंदी में। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि UNEP है, उसने एक्सटेंड किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस, जो हमारी बॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं दिया मिर्ज़ा। उनका जो टाइम है एज अ गुडविल एम्बेसडर उसको 2022 तक बढ़ा दिया है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी ये गुडविल एम्बेसडर होता क्या है। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इनका टाइम 2022 तक बढ़ा दिया है इनको एज अ गुडविल एम्बेसडर अपना। ठीक है, द एक्ट्रेस इज़ ऑल्सो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सस्टेनेबिलिटी गोल डेवलपमेंट की एडवोकेट भी हैं, मतलब उनकी वकील भी हैं। एज अ गुडविल एम्बेसडर मिर्ज़ा विल कंटिन्यू टू वर्क विद द UN। ये एज एक गुडविल एम्बेसडर की तरह ये UN की तरह काम करती रहेंगी। और ये क्या काम करते हैं जो गुडविल एम्बेसडर होते हैं, इनका काम होता है कि ये जन जागरूकता फैलाएं स्वच्छ हवा के बारे में, स्वच्छ पानी, स्वच्छ नदियाँ, जल स्रोत हमारे जैसे लेक्स हैं, सीज़ हैं, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आगे रोल ऑफ गुडविल एम्बेसडर। एक गुडविल एम्बेसडर का रोल क्या होता है, इसका काम क्या होता है। गुडविल एम्बेसडर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन विल रेज फंड्स, engage in public advocacy like creating awareness. Their term of service is of 2 years. The Goodwill Ambassador, they are not paid under the UNEP. However, they will be provided with symbolic payment of $1 per year. They will also be provided with travel allowance. एक चीज़ मैं आपको अपनी पिछली वाली उसमें बताना भूल गई स्लाइड में, उसको दोबारा से ओपन करते हैं। जो UNEP का एक्सटेंडेड टाइम है दिया मिर्ज़ा का फॉर 2 years यानी 2022 तक वो एक गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी UNEP की। इसमें इन लोग का काम क्या होता है, स्वच्छ हवा के बारे में, स्वच्छ नदी, तालाब और समुद्र हैं उनके बारे में, और वाइल्ड लाइफ मतलब हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता फैलाना, ये काम होता है। आगे देखें, ये गुडविल एम्बेसडर ऑन द रिक्वेस्ट मैं आपको पढ़ चुकी हूँ, तो मैं आपको देखते हैं। रोल ऑफ गुडविल एम्बेसडर ये मैं पढ़ चुकी हूँ पहले ही, तो मैं अब आपको फिर से इसका हिंदी में बता देती हूँ कि इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जन जागरूकता फैलाने का काम होता है और इसकी टर्म ऑफ सर्विस होती है 2 साल की।
द गुडविल एम्बेसडर्स दे आर नॉट पेड अंडर यूएनईपी। यूएनईपी के अंडर में इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है कि ये एम्बेसडर है तो इनको सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनको पूरे साल में सिर्फ $1 की सैलरी मिलती है, वो भी एज अ सिम्बॉलिक पेमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कोई सैलरी मिलती है, ये बस एक सिम्बॉलिक पेमेंट है जो इनको मिलता है। वो क्या मिलता है, $1 पर ईयर, मतलब $1 पूरे साल में। और साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ट्रेवल अलाउंस, मतलब यात्रा भत्ता मिलता है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है WHO के बारे में और UNEP के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है कि हेड क्वार्टर्स ऑफ UNEP, मैंने अभी आपको बताया नैरोबी केन्या में है ये, ठीक है। हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ है, किसके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय हैं नैरोबी केन्या में, ये रहे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है इंगर एंडरसन, ठीक है, इंगर एंडरसन। आगे देखते हैं, हमारी अगली करंट है टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जिन लोगों ने अपनी जीवन से हाथ धो बैठे थे, जो लोग इस दिन जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बारे में उनको याद करने का दिन है 8 और 9 मई। 8 और 9 मई उन्हीं की याद में मनाया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है जिन लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना जीवन खो दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सोलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन से दिन है वो दो, 8 and 9 मई, 8 और 9 मई, ठीक है। एवरी ईयर ड्यूरिंग 8 and 9 द यूनाइटेड नेशन मार्क्स द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सोलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हर साल 8 और 9 मई को संयुक्त राष्ट्र जो है मेक्स द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस, 8 और 9 तारीख को वो टाइम, वो समय मनाया जाता है जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते लड़ते। द डे पेज ट्रिब्यूट टू ऑल द विक्टिम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विक्टिम्स थे, जिन परिवारों का जीवन यापन मुश्किल में पड़ गया था या जिन लोगों के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी या कई सारे परिवार थे जो बर्बाद हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, उन सब की याद में मनाया जाता है। और इस साल 2020 में ये 75वीं एनिवर्सरी है द्वितीय विश्व युद्ध में 8 और 9 मई का वो दिन मनाने की, ठीक है। ये 75th एनिवर्सरी है, ये 75वीं सालगिरह है। आगे देखते हैं, The day was celebrated in 2004 as was commemorated by United Nations since then. However, the UN urged the NGO, its member countries and the other organizations to join the commemoration of the day through a resolution that was passed in 2010. The date, however, is not the official end of Second World War. This is because Japan did not surrender till 15 August 1945. ये दिन डिक्लेयर किया गया था, कब डिक्लेयर किया गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2004 सन 2004 में यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को मनाने के लिए डिक्लेयर किया था। लेकिन सन 2010 में यूएन ने बहुत सारे कंट्रीज़ से प्लीड किया, उनसे अर्ज किया कि आप लोग आइए, हमारे ये बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, गैर सरकारी संस्थाएं थी, उनके मेंबर्स थे अलग अलग देशों के और अलग अलग संस्थाएं थी, उनसे कहा था कि आइए आप हमारे इस दिन को मिल के मनाइए और पूरी दुनिया में इस दिन के बारे में जागरूकता फैलाइए ताकि ये दिन और भी जितने पूरे विश्व में मनाया जा सके। The day, however, is not the official end of Second World War. इस दिन ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ था, पूरा आधिकारिक रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? बिकॉज जापान डिड नॉट सरेंडर टिल 15 अगस्त 1945, क्योंकि जापान ने आखिरी तक अपने घुटने नहीं टेके थे, उसने सरेंडर नहीं किया था। कब तक नहीं किया था? 15 अगस्त 1945 तक। अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस करंट से निकल के आती हैं। वो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का सेक्रेटरी जनरल कौन है। उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेती हूँ। एंटोनियो ग्यूटेरेस,
ठीक है, अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या करती है। ये एक संस्था है जो अलग अलग देशों के बीच सामंजस्य बैठाती है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारे कंट्रीज़ को साथ में काम करने के लिए कहती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के काम करने के लिए ये संस्था जो है वो काम करती है कि सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलजुल के काम करें और विश्व की प्रगति हो। आगे देखते हैं, हमारी अगली करंट है, चाइना लॉन्चेस न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B सक्सेसफुली। चाइना ने अपना एक नया रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B और ये बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च किया है, सफलता से इसका परीक्षण कर लिया है चाइना ने। इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, चाइना हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट नेम लॉन्ग मार्च 5B इनटू द स्पेस एज इट स्टेप्स अप मून लैंडिंग प्लान्स। This rocket is launched in Wenchang launch site and this is located on the island of Hainan, China. चाइना ने अपने एक नए रॉकेट का जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B इसका सफलतापूर्व परीक्षण किया है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, चाइना ने जो नया रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। मैं बार बार लॉन्ग मार्च 5B इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, दिस रॉकेट इज़ लॉन्च इन वेंचांग। कहाँ से लॉन्च किया गया, किस साइट से लॉन्च किया गया और वो साइट कहाँ पर है? सबसे पहले लॉन्च साइट का नाम है वेंचांग लॉन्च साइट। ठीक है, वेंचांग लॉन्च साइट ये वो जगह है जहाँ से रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया गया है। वेंचांग लॉन्च साइट ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आइसलैंड ऑफ हाइनान। आइसलैंड ऑफ हाइनान चाइना में एक जगह है जहाँ पर वेंचांग लॉन्च साइट है, वहाँ से ये रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, द रॉकेट इज़ अ मैसिव व्हीकल एंड इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद डीप स्पेस ओरियन कैप्सूल ऑफ नासा। द रॉकेट इन द फ्यूचर विल हेल्प चाइना ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट टू स्पेस स्टेशन बाय 2022. The rocket launch will also aid China in the plan of building a huge space station called Tiangong. Tiangong is the space station program of China. चलिए अब देखते हैं इस करंट की डिटेल में। ये जो रॉकेट है ये एक बहुत ही भारी व्हीकल है। ठीक है, और ये इसको कंपेयर किया जा रहा है, नासा ने जो अभी ओरियन कैप्सूल नाम से एक टेस्ट किया था उसमें ये चलाया था रॉकेट ओरियन कैप्सूल। इस रॉकेट का नाम था ओरियन कैप्सूल ऑफ नासा, उससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। इस रॉकेट की मदद से चाइना एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक 2022 में भेजने में सफलता हासिल कर लेगा। वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में 2022 तक इस रॉकेट के थ्रू भेजने में सफलता हासिल कर लेगा। अब देखते हैं इस रॉकेट को बनाया किसने है। इस रॉकेट को चीन अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी अकेदमी द्वारा तैयार किया गया है। और इस रॉकेट के बारे में ख़ास बात यह है कि ये पहला ऐसा रॉकेट है जो नए तरह के ईंधन का प्रयोग करता है। और इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है करंट में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने इसकी स्टडी की जब रॉकेट की, तो फिर मैंने सोचा ये इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूँगी। ये इम्पॉर्टेंट ये है कि यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 25,000 किलो तक वज़न लेकर के जा सकता है तथा भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में 14,000 किलो तक वज़न लेके जा सकता है। इतना ज़्यादा वज़न लेके ये जा सकता है। पहला कि ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 25,000 किलो वज़न लेके जा सकता है और भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में 14,000 किलो वज़न लेके जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये नया एक स्पेस स्टेशन बनाने की जो चीन कोशिश कर रहा है नया, जिस पर ये काम कर रहा है और जिसमें ये मदद करेगा, जो नया लॉन्च किया है इसने व्हीकल अपना, उस स्पेस स्टेशन का नाम है टियानगोंग। ठीक है, टियानगोंग एक स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है चाइना का जो अभी बना नहीं है, इस पर चाइना भी काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं और इस करंट से रिलेटेड जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो है कि चाइना की कैपिटल क्या है, वो बीजिंग है। चाइना में करेंसी क्या यूज़ होती है, रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी करेंसी यूज़ होती है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें इस करंट से निकल के आ रही थी और इम्पॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली करंट की तरफ। अगली करंट है हमारी, ईरान इंट्रोड्यूसेस न्यू करेंसी तोमन टू टैकल इन्फ्लेशन। ईरान ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है तोमन, जिससे वो इकोनॉमिक जो डिक्लाइन हुआ है ये लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकोनॉमी गिरी है, पूरे सारे विश्व की इकोनॉमी गिरी है, तो ईरान ने इसी बीच अपनी एक नई करेंसी जिसका नाम तोमन है वो लॉन्च कर दी है। तोमन ईरान में बहुत पहले से यूज़ होती थी, लेकिन ऑफिशियल करेंसी वहाँ की रियाल थी। मतलब तोमन को अब उन्होंने रियाल की जगह अपनी ऑफिशियल करेंसी यूज़ कर दिया, बना दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ ईरान रिसेंटली टेक्स अ डिसीजन ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ इट्स करेंसी टू तोमन। अंडर द बिल, ईरान नेशनल करेंसी इज गोइंग टू बी चेंज्ड फ्रॉम रियाल टू तोमन, विच इज़ एडिक्वेट टू 1000 रियाल्स। गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने रिसेंटली अभी एक डिसीजन लिया है जिसमें ये अपनी करेंसी का नाम तोमन रखेंगे। अंडर द बिल, एक बिल के अंडर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो अपनी जो करेंसी है, जो पहले रियाल थी, मैंने अभी आपको बोला कि इनकी जो पुरानी करेंसी है उसका नाम रियाल था, अब इन्होंने अपनी नई करेंसी का नाम तोमन रखा है। करेंसी का मतलब वो पैसा जो यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया में करेंसी का नाम है रूपी, ठीक है, हम लोग रुपए में यूज़ करते हैं। यूरो यूज़ होती है ये रशिया में, यूरोप में यूरो यूज़ होती है, अमेरिका में डॉलर यूज़ होती है। उस तरह से ईरान में पहले रियाल यूज़ होती थी और अब तोमन यूज़ होगी। एक तोमन जो है वो 1000 रियाल के बराबर होगी। एक तोमन की जो वैल्यू होगी वो 1000 रियाल के बराबर होगी, यानी 10,000 रियाल के बराबर होगी, यानी 10,000 रियाल के बराबर एक तोमन होगा। आगे देखते हैं। The idea of removing 4 zeros has been floated since 2008 but gained strength after 2018 when US President Donald Trump exited Iran's 2015 nuclear deal and reimposed sanctions because the rial lost quite 60% of its value. Iran's weak currency and high inflation have led to sporadic street protests since late 2017. द आइडिया ऑफ रिमूविंग ज़ीरोज़, मतलब ईरान को ये आइडिया आया कि वो अपनी जो करेंसी है वो रियाल से तोमन में चेंज करे। वो क्यों? क्योंकि 2008 के बाद में और ये आइडिया जो 2008 के बाद में ज़ोर पकड़ने लगा था, क्योंकि 2018 में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 की जो परमाणु की डील हुई थी उसको कैंसिल कर दिया था, और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि रियाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है यूएस डॉलर के सामने। ईरान्स वीक करेंसी एंड हाई इन्फ्लेशन हैज़ लेड टू स्पोरेडिक स्ट्रीट प्रोटेस्ट। वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती जा रही थी, इस वजह से वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहे थे 2017 साल की आखिरी से। अब जो इस करंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं जो एग्ज़ाम्स में और भी आ सकती हैं, वो हैं ईरान की कैपिटल का नाम क्या है? तेहरान। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हसन रूहानी। ठीक है, ईरान की कैपिटल और वहाँ के प्रेसिडेंट। और इसमें इस करंट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो हैं 2015 की न्यूक्लियर डील को ट्रंप ने 2018 में मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि 60% लॉस हो गया था रियाल की इन इट्स वैल्यू। उसने अपनी 60% जो उसकी वैल्यू थी उसको खो दिया था, यानी कि रियाल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। आगे देखते हैं अगली करंट। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर लॉन्चेस आयुष संजीवनी ऐप। तब केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री ने आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो मोबाइल में चलेगा। और ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसमें 2 आयुष की स्टडीज़ हैं जो कोविड-19 सिचुएशन से लड़ने में मददगार साबित हो सकती हैं। क्योंकि इस ऐप में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारा आयुर्वेदा है वो कोविड-19 जैसी महामारी वाली बीमारियों से निपटने में सक्षम है। इसलिए ये आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। This app was developed by Ministry of Ayurveda, Yoga and Neuropathy, Unani, Siddha and Homeopathy, Ayush and Ministry of Electronic and Information Technology, MEITY.
ये ऐप तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद मंत्रालय, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथिक, आयुष एंड मिनिस्ट्री, इन्होंने मिल करके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके ये ऐप डेवलप किया है। द आयुष Sanjeevani mobile app will help to generate data on acceptance and uses of Ayush advocacies and measures among the population and its impact on the prevention of COVID-19। ये आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये मदद करेगा सबकी, ताकि जो आयुष के सिद्धांत हैं उनसे हम लोग अपने आप को और अपनी पॉपुलेशन को, अपने आसपास के लोगों को कैसे इस कोविड-19 की महामारी से बचा सकते हैं। और ये देश और विदेश में हमारे भारत देश की जो आयुर्वेदिक संपदा है उसका बखान करेगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच आउट अ टारगेट ऑफ 50 लाख पीपल। इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये इस ऐप के ज़रिए हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो 50 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। आगे इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथिक आयुष, उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। ठीक है, वो मंत्री हैं किसके? आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथिक विभाग के। उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। ठीक है, आगे बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।